सुन करके आपको बड़ा मजा आएगा। अंत तक बने रहिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, और आपको वो चीजें पता लगेंगी जो शायद ही कोई ज्योतिषाचार आपको बताता हो, क्योंकि अश्विनी जी कुछ अलग हैं। अगर मैं इनको ग्रेट एस्ट्रोलॉजर कह दूं तो बड़ी बात नहीं। नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जानकारी के आप भी कायल हो जाएंगे। ये अगर बात करें तो एक बैंक के कर्मचारी रहे, बल्कि वहां पर एक ऑफिसर की हैसियत से आपने लंबे समय तक काम किया। इसके अलावा जो कि सबसे इंटरेस्टिंग विषय है, फिर वो जातियों से परे हो जाता है, वो धर्म से परे हो जाता है, और वह विषय है ज्योतिष का। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ऐसी स्थिति आ जाती है। जो लोग कहते हैं कि हम भगवान पर विश्वास नहीं करते, जो ये कहते हैं कि हम ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, वह भी किसी भी ज्योतिषाचार्य के संपर्क में आने के बाद अपने बारे में जानने के उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ आज जिस शख्सियत से आपका परिचय करा रहे हैं, वह शख्सियत कुछ अलग तरह की ज्योतिष कर रही है। जिस तरह की हम आजकल देखते हैं कि यूट्यूब से लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की ऐसी नाजायज चीजों पर चर्चाएं होती हैं, एस्ट्रोलॉजर के नाम पर जिस प्रकार टोने टोटके से लेकर के तरह तरह की बातें होती हैं, यहां हम आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजर से मिला रहे हैं जिन्होंने 1.5 लाख से ऊपर कुंडलियों का अध्ययन किया है, और इसके अलावा उनका जो असेसमेंट होता है, उनके जो अपने रिजल्ट होते हैं, वो बिल्कुल एस्टोनिश, बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाले होते हैं। उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, नाम को बहुत देर तक नहीं छुपाऊंगा। वो नाम है अश्विनी शुक्ला। अश्विनी शुक्ला जी का ज्योतिषीय अनुभव बहुत ही तगड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पश्चिम और पूरब दोनों को मिला करके ज्योतिष करते हैं। तो आइए, अब बहुत देर नहीं करते हैं, अश्विनी जी से आपकी मुलाकात कराते हैं और हम हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। अश्विनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज 24 के कार्यक्रम में। अश्विनी जी, आपने ज्योतिष की विधा में जो आपकी रुचि है और आपने इसको करना शुरू किया, तो पहले तो ये बताइए कि आप ज्योतिष की तरफ मुड़े कैसे, कैसे आपने शुरुआत करी इसकी। और दूसरी चीज, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जैसा कि अभी सभी यूट्यूबर से लेके एस्ट्रोलॉजर तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो 6 ग्रहों का योग बन रहा है उसको लेकर के विभिन्न राशियों पर अलग अलग फल बता रहे हैं, आपके हिसाब से ये जो ग्रहों का परिवर्तन शुरू हुआ है मीन राशि और कई राशियों में, इसको लेकर के आपको क्या लगता है, क्या होगा? ठीक सर। द्विवेदी साहब, असल में 29th को हो क्या रहा है कि सन, मून, मरकरी, वीनस और सैटर्न, राहु, एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं मीन राशि में। अगर कोई बात कहूंगा तो कोई पॉलिटिकल या किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं, ओवरऑल मैं इंडिया की हॉरोस्कोप को आधार बना करके या ग्लोबल लेवल पर थोड़ा सा आधार बना करके आपसे कुछ बातें इसमें कहना चाहूंगा कि ये 6 ग्रह एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं तो 2 प्लैनेट और हैं, उसमें एक नेपच्यून है और दूसरा चिरॉन भी है, ये भी मीन राशि में ही है। तो कुल मिलाकर के 8 प्लैनेट आ रहे हैं। सर, इसको इस तरह से अगर हम समझने की पहले कोशिश करें कि विज्ञान के ढंग से अगर हम समझें कि वाइट कलर हमें दुनिया जो है, अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस जो है, वो बाइपोलर है। अंधेरा है, उजाला है, काला है, सफेद है, बायां है, दाहिने है, ऊपर है, नीचे है। उसी तरह से क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा, जिनकी लाइट लगभग वाइट है, वाइट कलर का विज्ञान में कहते हैं कि वो सारा कलर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। कोई भी उनके ऊपर चीज लाइट आई, वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इस वजह से हमें वो चीज वाइट दिखाई देती है। और काले कलर की क्या खास बात है कि वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से हमें वो ब्लैक या डार्क दिखाई देता है। शनि जो है काला है, वो पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों रोशनी वाले हैं, दोनों लगभग व्हाइट कलर के हैं, ये सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट। यानी सूर्य और चंद्रमा मीन राशि में पड़े हुए हैं। सर, मीन राशि की केमिस्ट्री समझ लें। मीन राशि होती है यूनिवर्सैलिटी की,
सबको मिला लेने वाली, सबको सिंथेसाइज कर लेने वाली। इसका मतलब भारत का वासुदेव कुटुंबकम का सूत्र पूरी दुनिया पर प्रभाव डालने जा रहा है। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा अस्तित्व जो है, पूरा विश्व जो है, वो मेरा कुटुंब है। देखिए सर कि भारत की वृष लग्न है, मीन राशि इनके 11वें भाव में पड़ती है। 11वां भाव मित्र का भाव है, सहयोग का भाव है, और उसमें कौन कौन से ग्रह आकर के इकट्ठे हो गए हैं? सूर्य भी, चंद्रमा भी, यानी हमारे पड़ोसी देश का भी जो सिग्निफिकेटर है वो भी 11th हाउस में पड़ा हुआ है। हमारे शत्रु का शुक्र जो 6ठे भाव का स्वामी, वो भी हमारे 11वें भाव में पड़ा हुआ है। जब मैं देखता हूं कि राजा यानी हमारा 10म भाव, हमारी पार्लियामेंट, हमारे किंग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी की पूरी पार्टी, उसका सिग्निफिकेटर भी 11th हाउस में पड़ा हुआ है, बात बड़ी साफ है कि हम कुछ बड़ा अनूठा करने जा रहे हैं। हमारे पड़ोसियों से संबंध मधुर होने की संभावना, मैं ये नहीं कहूंगा कि चीन या पाकिस्तान, हमारे जो भी पड़ोसी हैं उनसे आप देखोगे कि ये सिग्निफिकेटर, ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमारे पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाने का प्रारंभ बिंदु है। सूर्य और चंद्रमा जब एक बिंदु पर मिल जाते हैं तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, कुछ नया है। 11वें भाव में और मीन राशि यानी यूनिवर्सैलिटी, और न्यूमून यानी बिगनिंग, और 11th हाउस यानी मित्रता। और किनसे किनसे जो ग्रह सिग्निफाई कर रहे हैं जिन जिन हाउसेस को, यानी हमारे पड़ोसियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार होने के समीकरण बनने जा रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा वो चीजें सब रिफ्लेक्ट करेंगे, और शनि काला, राहु काला, दोनों उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। शनि रहेगा 2.5 साल तक। अगले 2.5 साल में देश में जो परिस्थितियां बनने जा रही हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण से आप देखोगे अड़ोसी पड़ोसी देशों से मित्रता का होना, टेरिटरीज का बढ़ना का मतलब संभावना लगती है कि शायद पीओके जैसी जो हमारा हिस्सा अपने मेरे पड़ोसी देश के पास है पाकिस्तान, वो भी शायद सम्मिलित हो जाए। संभावना ये भी बनती है कि जो हिस्सा भारत का चीन के पास है वो भी किसी प्रकार से समझौता हो जाए और वो भी मेरे पास आ जाए। सर, नेपच्यून का पड़ा होना कोई बड़े बिगेस्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो। मीन राशि अभी मैंने कहा यूनिवर्सैलिटी की राशि है। आप देखोगे कि दुनिया भारत के इस सूत्र की, जैसा कि हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने कहा कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, इस सूत्र को लगभग सभी हेड ऑफ स्टेट को समझ में आ जाएगा और वो समझौते की तरफ बढ़ेंगे। बोले लड़ाई नहीं करनी, आओ बैठे हम टेबल पर बैठ करके वार्ता करें और युद्ध को समाप्त करें। यानी यूनिवर्सैलिटी का मतलब ये होता है कि एक्सेप्टेंस, जो जैसा है हम उसे वैसा स्वीकार कर रहे हैं। तो सर, कहने का तात्पर्य ये है कि न्यू मून के इफेक्ट तो सिर्फ एक ही महीने तक रहेंगे, लेकिन वो सैटर्न और राहु में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और शनि 2.5 साल तक रहेगा। ये सारी चीजें आप 2.5 साल तक देखोगे। धार्मिकता का जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है वो होने जा रहा है। बृहस्पति की राशि है सर, जुडिशियल रिफॉर्म कंट्री के अंदर होएगा, जुडिशियल रिफॉर्म होने जा रहा है। अभी कुछ समय पहले आपने वो जजेस का एक मकान का वो मामला देखा होगा। सर, बहुत जल्दी हमारी पार्लियामेंट 10th भाव और 11वां भाव, ये हमारी पार्लियामेंट राजा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी राजा कुछ बड़े बड़े कदम उठाने जा रहा है जिससे देश की इकोनॉमी काफी ग्रो करेगी। सर, जीडीपी ग्रो करने वाली, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम होगा, और रियल जिस्ट जो है वो इस्टेब्लिश होने जा रहा है। हम उसे नाम कुछ भी दें, धर्म में चाहे हम उसे सनातन कहें, वैदिक कहें, किसी भी बात को, लेकिन जो रियल थिंग है वो इस्टेब्लिश होने की तरफ
देश आगे बढ़ रहा है सर। ये चीजें घटेंगी। अश्विनी जी, अभी एक बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है कि जब शनि अपना क्षेत्र बदलेगा, और शनि जब अपना क्षेत्र बदलेगा तो ऐसी क्या परिस्थितियां निर्माण होंगी भारत के संदर्भ में और लोगों के संदर्भ में, आप बता सकते हैं? ये बताया जा रहा है कि शनि बृहस्पति घर में जा रहा है। सर, बृहस्पति और शनि दोनों सोशल प्लैनेट हैं, दोनों सोशल प्लैनेट हैं। और सोशल प्लैनेट का मतलब होता है कि समाज से जुड़ी हुई घटनाओं से गहरे जुड़े होना। सर, बृहस्पति का जो गुण है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति का गुण है चीजों को एक्सपेंड करना, आप समझ रहे हैं। और बृहस्पति इस समय देश की लग्न में पड़ा हुआ है, यानी कि देश की लग्न एक्सपेंड होने की तैयारी है। शनि कॉन्ट्रैक्शन का ग्रह है, और हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु चीजों को बढ़ाते हैं, ब्रह्मा तो सिर्फ उपजाते हैं, विष्णु बढ़ाते हैं और शंकर उसे सिकोड़ देते हैं। बढ़ना और सिकुड़ना ये बाइपोलर इफेक्ट है, बाइपोलर इफेक्ट है, यानी जो चीज जन्मी है वो समाप्त होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती है। इसलिए शनि और बृहस्पति दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो जीवन की गति होती है ना, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक, ये पूरा का पूरा जीवन शनि और बृहस्पति के योग से ही निर्मित होता है। तो मैं ये कहूंगा कि शनि महाराज अगर बृहस्पति की राशि में आ जाएं तो शुभता उनकी कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन शनि के बाबत एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शनि सर इतने इम्पार्शियल हैं। शनि नाम शब्द बना है सनय सनय से, सनय सनय विलंब, क्रिस्टलाइजेशन के प्लैनेट हैं। यानी चंद्रमा और शनि, चंद्रमा 2.5 दिन चलता है और शनि 2.5 साल चलता है। चंद्रमा जो कुछ, चंद्रमा यानी मनसोह जाता चंद्रमा, हमारा मन जो कुछ सोच रहा है वो शनि महाराज क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, उसे इकट्ठा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो 2.25 दिन में हमने सोचा है, विचारा है, किया है, वो सब क्रिस्टल फॉर्म में शनि महाराज आ रहे हैं। और ये इतने इम्पार्शियल हैं कि जब ये आएंगे, इनका प्रभाव शुरू होगा तो जो रियल सेल्फ है, जो रियल है वो तो बचेगा, जो नॉन रियल है, जो फेक है, वो सब उजाड़ दिया जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहना चाहता हूं कि शनि के साथ, उस शनि तुला में इसीलिए तो सर्वोच्च का होता है। तुला यानी हमारी न्यायपालिका में वो होता नहीं कि तुला लिए हुए एक स्त्री खड़ी हुई है, सर वो शनि का ही सिंबल है कि आओ यहां पर सब कुछ बिल्कुल सपाट कर दिया जाएगा, जो तुमने मन में सोचा है और जो तुमने बाहर से दिखाया है। सर जीवन में होता क्या है, 2 पहलू हैं, एक्सटीरियरिटी और इंटीरियरिटी, यानी बाहर और भीतर। ग्रह करते क्या हैं, अस्तित्व करता क्या है, एक बार हमें बाहर के सुधारने का मौका देता है और एक बार हमें कंपेल करता है कि हम अपने भीतर को सुधारें। लेकिन इंसानी फितरत ये है कि वो भीतर से अपने को तो सुधरा हुआ और बड़ा परफेक्ट मानता है, और बाहर की परिस्थिति को हमेशा इम्परफेक्ट मानता है। वो कहता है अरे नहीं भाई, देखिए मेरे पास हो 10 लाख तो मैं हर महीने कमा रहा हूं, लेकिन ये कम है, 15 लाख होने चाहिए। लेकिन अपनी इंटीरियरिटी पे कोई काम नहीं करता। तब नेचर क्या करता है, वही कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब उसने एक्सटीरियरिटी को सुधारने का, परिस्थिति को सुधारने का काम किया, तो आपकी छोटी सी दुकान को बड़ा बनाया और बड़ा बनाया और आप धनवान हो गए। अब समय आ गया है अपनी इंटीरियरिटी पे काम करने का। तो इंटीरियरिटी में तो हम सब अपने को परफेक्ट मानते हैं, लेकिन असलियत तो ग्रह, असलियत तो अस्तित्व जानता है ना। उसने कहा नहीं, इट इज इम्परफेक्ट। तब वो छीनना शुरू करता है। जब वो छीनना शुरू करता है तब हमें घबराहट होती है, कहां कहां हमने गलत किया है वो सब छीना जाएगा सर, पूरा का पूरा वो छीना जाएगा, उससे बचा नहीं जा सकता है सर। समझ रहे ना मेरी बात को? वैदिक काल का सर एक इलस्ट्रेशन में देना चाहूंगा कि वैदिक काल में आम जन लोग जाते थे ज्योतिषी के पास में, महर्षि के पास में, कि सर मैं तो अपने मन से तो कुछ छोड़ नहीं सकता हूं, 7.5 शनि जब आएगा तो वही जबरदस्ती हमसे छुड़वा लेगा, तभी मैं उससे मुक्त हो पाऊंगा, तभी त्याग, मैं स्वयं त्याग नहीं कर सकता। लेकिन जब ग्रह में मजबूर करेंगे और वो त्याग वो छूट जाएगा,
तो तभी शायद मैं इस चीज को छोड़ पाऊंगा। जो मैंने पाया है वो छूटेगा, और कोई भी ग्रह ना खराब होता है ना अच्छा होता है, बस एक समय वो हमारी परिस्थिति, हमारी एक्सटीरियरिटी को एक्सपेंड करता है, और एक समय आता है इंटीरियरिटी को एक्सपेंड करने की परिस्थितियां पैदा करता है, जिसके लिए एजाइलम बने हुए हैं, जिसके लिए बीमारियों के अस्पताल बने हुए हैं। लेकिन सर हम सोचते नहीं, हम चिंतन ही नहीं करते, हमें तो बस सुख एक्सटीरियरिटी का ही दिखता है, इंटीरियरिटी पे तो हम बड़ा परफेक्ट मानते हैं। तब नेचर कंपेल करना शुरू करता है। अगर सर कहते नहीं सुख में सुमिरन कर लो तो दुख काहे को होए, अगर आप अपने को एक्सेप्ट कर ले कि नहीं अब अंतस यात्रा का वक्त आ गया है, अभी तक हमने बाह्य यात्रा की जीवन की, अब इस समय नुकसान हो रहा है, इस समय हमसे छीना जा रहा है, इस समय हमारी एक फैक्ट्री बंद हो रही है, इस समय हमने स्वास्थ्य को इग्नोर करके भी पैसा ही पैसा कमाया है, अब नेचर हमें मजबूर कर रहा है कि चलो बैठो, पहले तुम दंड बैठक लगाओ, थोड़ा अपने स्वास्थ्य पे फोकस करो अपना, है तब हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हम पैसे के अलावा दूसरा कोई सुख जानते ही नहीं। धन जान लिया, ध्यान पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। भैया अंदर भी हमें कुछ करना है, लेकिन हम उसको मिस करते हैं। ये सबसे बढ़िया काम शनि महाराज कर देते हैं। जब कभी भी एडवर्स आते हैं, सबसे पहले स्वयं वो पत्थर को निर्मित करते हैं इकट्ठा करके, और बस जब एडवर्स कंडीशन में क्रॉस रोड पे आ जाते हैं तो उसी पत्थर को तोड़ते हैं कि देखो इस समय तुमने ये कूड़ा यहाँ इकट्ठा किया, उस समय वो कूड़ा इकट्ठा किया, अब भोगने का वक्त आ गया है। तो सर जुपिटर सैटर्न के साइन में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जुपिटर पॉजिटिव है और सैटर्न जो है वो इम्पार्शियल है। पॉजिटिविटी सर सभी को भाती है, इम्पार्शियल तो दुनिया में कहीं कोई नहीं, इम्पार्शियलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। चाहे हम प्राचीन काल में सब चले जाएं, चाहे आज के समय में हम चले, आज के समय में देख लें, पक्षपात सर कहीं नहीं होता, सब कुछ उपलब्ध है। आप कितनी कीमत चुका सकते हो अपने स्वभाव के माध्यम से, पैसे के माध्यम से। धन स्वभाव है तो चापलूसी कर रहे हैं तब भी आप जीत सकते हैं, और धन के माध्यम से तब भी आप खरीद सकते हैं। तो इम्पार्शियलिटी का प्रश्न ही नहीं उठता। और शनि महाराज जब गुरु के उसमें आते हैं तो जरा माइल्ड हो जाते हैं, तब कम नुकसान करते हैं, ध्यान रखते हैं। क्योंकि बृहस्पति की दोनों राशियां जो है ना, वो सर ज्ञान की राशियां हैं, समझ की राशियां हैं, और समझ के अलावा दूसरा कोई एस्पेक्ट ही नहीं। आपकी धर्म क्या है? रोज रोज एक्सपेंशन। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है कि विच इज यूर एक्सपेंडिंग, जो लगातार एक्सपेंड हो रहा है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्द हैं, और हमारे यहाँ उसको एक्सपेंडिंग को हमारे यहाँ ब्रह्म कह दिया गया। तो जो बृहस्पति समझ का ग्रह है, अंडरस्टैंडिंग का ग्रह, हमारी समझ रोज रोज बढ़ती रहनी चाहिए। ये नहीं कि हमने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, फिर हम पढ़े लिखे, फिर समझदार हो गए, अब हमें फर्दर कोई ज्ञान की जरूरत ही नहीं। अरे भैया, अब अभी तक आपने एमटेक या डॉक्टरेट करके ये जाना कि पढ़ा कैसे जाए, अब असली पाठशाला आपके अस्तित्व में शुरू होती है। अब आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन हम अपने को पढ़ा लिखा मान के ही चलते हैं कि हम तो एमटेक हो गए, हम तो एमडी हो गए, बस हम ज्ञानी हो गए। नॉट एट ऑल सर। एक विषय में एमए करने के बाद पता लगता है कि बाकी कितने विषय में हम मूर्ख हैं, तो अपनी मूर्खता का अंदाजा सर लगता है। ये शनि महाराज इसलिए बृहस्पति की राशि में आकर के बड़े माइल्ड हो जाते हैं, बिकॉज प्लैनेट्स जो है ना, ये एनर्जी है, और जिस राशि में जाएंगे उसकी कलरिंग से एनर्जाइज्ड हो जाएंगे। तो शनि महाराज एनर्जी हैं, इम्पार्शियल हैं, आपके अंधेरे भी दिखाएंगे, आपके उजाले भी दिखाएंगे, निष्पक्ष होकर के। और बृहस्पति समझ का ग्रह है, ज्ञान का ग्रह है, तो यानी जहां आपको कमी, जहां इम्परफेक्शन लगेगा, आप उसे ज्ञान से भरने की कोशिश करेंगे। शनि महाराज यही तो चाहते हैं कि तुम समझदार हो जाओ, तुम अपने से त्याग करो, कि जो छूट जाना है उसे हमें छीनना ना पड़े। खुद अपने से कह दो कि भैया ये अब हमारी इसकी जरूरत नहीं रही, अब आप इसका उपयोग कर लो, बात खत्म हो गई। एक चीज और है अश्विनी जी, कि जो मकर राशि से ट्रांजिट शनि का हो रहा है, मैं कई ऐसे यूट्यूबर्स और लोगों को देख रहा था
वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि शनि बड़ा नुकसान करने वाला है, दुनिया में सबसे अधिक नुकसान होने जा रहा है, और भी कई चीजें बातें कर रहे हैं। इसको आप किस संदर्भ में लेते हैं? सर असल में ये होता क्या है सर कि असल में सारे अस्तित्व, सारी दुनिया को धन की जरूरत है, सारी दुनिया को प्रतिष्ठा की जरूरत है, कि उनका अधकचरा ज्ञान है, उसके पीछे उनका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। हम लोगों का ध्यान चाहते हैं, लोगों का आकर्षण चाहते हैं, तभी हम प्रतिष्ठित हो पाएंगे। प्रतिष्ठा का मतलब ही यही है कि लोगों की निगाह में अपने को स्थापित कर लेना। अब लोगों की निगाह में अपने को स्थापित करने का आधार एक ही है कि हम उनसे संबंधित कुछ बढ़िया बातें कहें जो उनकी गहरी जरूरत है। वो जैसे ही देखेंगे, अरे मेष राशि वालों के लिए 7.5 शुरू हो जाएगा, तो उनको भय व्याप्त हुआ। सर सारा खेल दुनिया में लोभ भय का है, और उसी के आधार पर ये ज्योतिष की दुकान चल रही, नहीं तो ये ज्योतिष का ये उद्देश्य ही नहीं है। अब भय उन्होंने मेष राशि के लिए तुरंत भय, भैया 7.5 अभी आ रहा है, आप परेशानी में पड़ोगे। अगले के कान खड़े हुए, मेष राशि मेरी है, अरे हमें सुन लेना चाहिए क्या क्या परेशानी है। फिर पंडित जी से पूछेंगे कि सर क्या उपाय हो सकता है। उपाय अब देखिए सर, उपाय होते तो पंडित जी खुद न कर लेते। भाई हजारों पंडित हैं, और हजारों पंडित में किसी की मेष राशि भी होगी, उसका भी 7.5 शनि होगा। लेकिन क्या है कि अगर उसे पता हो तो वो खुद उपाय न कर ले। सर ये इंटीरियरिटी पे काम करने का है, ये उपाय बाहर से नहीं किए जा सकते कि हमने बकरे को छू लिया और रेल मंत्री थे उनके पास एस्ट्रोलॉजर ले आया, वो बकरे को छुआ रहा है। किसी ने हमें स्टोन पहना दिया कि तुम नीलम पहन लो और तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। किसी ने कहा स्वास्थ्य गड़बड़ है, तुम महामृत्युंजय जप लो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई मंत्र, कोई तंत्र, ये सब। सर इंटीरियरिटी पे क्यों नहीं काम करते? आप शंकर जी का मंत्र की बात करते हो, अरे विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव से पार्वती कह रही हैं कि हे देवों के देव महादेव, जीवन के रहस्य को समझने का प्रभु क्या मार्ग तो बताइए। जीवन समझ में नहीं आता है, कभी कभी बड़ा खुश महसूस करती हूँ, कभी बड़ा दुख, ये चक्कर क्या है, कैसे ये सब बदलता रहता है। तब भगवान शंकर ने सर 112 तरह की विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में कही हैं कि जिन माध्यम से जिसको जो ठीक लगे वो करके व्यक्ति अपनी इंटीरियरिटी, अपने अंतस में उतर सकता है और अपने पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट को समझ सकता है। भगवान बुद्ध, स्वामी महावीर, जैन धर्म के प्रवर्तक, इन्होंने पास्ट लाइफ रेग्रेशन पे काम किया, बहुत काम किया, जिसे हम वो क्या कहते हैं, एक उन्होंने कहा है, सम्यक स्मृति नहीं, एक विशेष शब्द इसको दिया। तो सर इससे क्या होता है कि हम इस तरह के कामों को अनेक अनेक बार करते आए हैं और हम फिर सांसारिक चीजों में जाके फिर उलझ जाते हैं। हमें फिर जरूरत है जो भगवान शंकर कह रहे हैं, वो रात्रि भी इसीलिए है कि उस दिन आप अपने अंदर डूब जाइए, तलाशिए। 112 तरह की विधियां हैं अपने को डूबने की, जीवन के रहस्य को समझने की। और अगर कोई भी एक रहस्य उस विधि के माध्यम से आपको दिख गया, एक ग्लिम्स दिख गई, सूर्य की एक किरण भी अगर आपको दिख गई, तो सूर्य तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा। वही किरण पकड़ करके आप यात्रा कर लोगे और सूर्य तक पहुंच जाओगे। सूर्य यानी आत्मा। लेकिन सर हम तो बाह्य कर्मकांड के ऐसे माया जाल में उलझाए जा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ धन, ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ धन। सर इतना सरल कि ज्वेलर से हम स्टोन ले आए, हमारी किस्मत बदल जाएगी। हम सर गुलाबी रंग के कपड़े पहनेंगे और हम सर ठीक हो जाएंगे। सर हुआ क्या है, हमने अपने को कभी जिम्मेदार नहीं माना। आप हिंदू सनातनियों के बड़े प्रारंभ में चले जाओ तो कुछ भी समय खराब होता था तो उन कहा कि भाई जैसा भगवान करता है वही सब करेगा। भगवान को जिम्मेदार बताया कि प्रभु ऐसा करा रहे हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि भगवान नहीं, धीरे धीरे आकर के ये ग्रह जिम्मेदार हैं।
ग्रह कुछ ना कुछ कराते हैं, इनकी वजह से तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं। लोगों ने मुहूर्त वहूर्त निकाल के काम करना शुरू किया। फिर कुछ समय के बाद वो न्यूमरोलॉजी, अंक विज्ञान भारत में ही जन्मा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप अपने नाम में डबल ए लगा लीजिए और इसको आप 8 तारीख को जन्मे हो, 8 शनि का अंक है, इसलिए इसमें ये ऐड कर लीजिए। न्यूमरोलॉजी से रेक्टिफिकेशन। आप जिम्मेदार नहीं हो, ये अंक जिम्मेदार हैं। फिर थोड़ा समय बीता, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको अगर प्रॉब्लम चल रही है तो इसका मतलब जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर, उसकी वास्तु जिम्मेदार है। अब आपने नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट और टॉलरिक एक्सेस सब आपने चेंज करा लिया, बोले एनर्जी फील्ड बड़ी गड़बड़ है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जो देश की व्यवस्था है, राजतंत्र, ये जिम्मेदार है, ये देश इस तरह का है। तो कार्ल मार्क्स आ गए, वो बोले धन का अभाव इस वजह से होता है कि कुछ लोग ज्यादा धन कमा के वो जिम्मेदार कमा लेते हैं और लोग गरीब रह जाते हैं, धन का अभाव की वजह से ये होता है। तो कम्युनिज्म का जन्म हुआ, फिर कार्ल मार्क्स आ गए और फिर वो कम्युनिज्म आ गया और फिर, लेकिन वो भी फेल हुआ। वहां पर भी बोले तुम जिम्मेदार नहीं हो गरीबी के लिए, ये सब जो बड़े एलीट ग्रुप है ये जिम्मेदार है। आप देखिए, हमेशा सब दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अपना वैदिक सनातन धर्म कहता है कि आप स्वयं जिम्मेदारी अपनी कब लोगे। और शनि, बस शनि इज द प्लैनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग योर कर्मास। आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी लें। अगर मैं दुख पा रहा हूं तो कहीं जिम्मेदार हूं। मुझे एक शेर ख्याल में आ गया, मैं आपके साथ, कि तरके तलक खूब करके देख लिया, तरके तलक खूब करके देख लिया, बेचैन वो भी है, बेकरार मैं भी हूं। जुबां कहती है कि सारा कसूर उसका है, पर दिल कहता है कहीं जिम्मेदार मैं भी हूं। समझे सर? ये तो सर, ये हम नहीं देखते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं। मैं कहीं देश की व्यवस्था को, कहीं डेमोक्रेसी को, कहीं अपने हाथ की रेखाओं को, कहीं न्यूमरोलॉजी को, कहीं घर की बनावट को, कहीं ग्रहों को, कहीं भगवान की मर्जी को भी 2,500-3 हजार साल पहले आ गया कि नहीं, आपके कर्म जिम्मेदार हैं। वो जो प्रीवियस इंकारनेशन में आप कर रहे हो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो कर्म है। फिर उसको ज्योतिषी ने बनाना शुरू किया, वो नहीं नहीं, यहाँ पर पितृदोष है, यहाँ पर आपने ब्रह्म हत्या की है, किसी ब्राह्मण को मार डाला है, इसकी वजह से ये झेलना पड़ रहा है। अब उसके लिए वो बड़ी तगड़ी व्यवस्था करता है। सर एक बात बताइए, काल सर्प दोष अगर उज्जैन और नासिक में जाके ठीक हो जाता है, सभी आप सो कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजर से कहोगे तो वो देखेगा वो राहु केतु के सब एक ही तरफ ग्रह हैं, तो वो तुरंत कहेगा कि नहीं, तो काल सर्प दोष है, जीवन आपका बड़ा गड़बड़ चल रहा है और आप जाके उज्जैन या नासिक में पूजा करा लीजिए। सर मैं तो उज्जैन में भी रहा, वो शिव जी के मंदिर में गया, जो क्या नाम, काल भैरव जी का वो जो मंदिर है वहां भी गया, और वहीं के पुरोहित कह रहे हैं मेरे बेटे के साथ में प्रॉब्लम है और बताइए सर क्या करें, काल सर्प दोष है। तो हमने कहा आपने पूजा करा लिया तो कुछ ठीक नहीं हुआ। अरे सर जाने दीजिए सर, उस बारे में बात ना करिए। मतलब ये है कि ये सब धंधे का हिस्सा है, यानी ज्योतिष का वो पार्ट जिससे कमाई हो सकती है, बस वो बेचा जा रहा है। ज्योतिष का सर कहीं उद्देश्य ये नहीं था। ज्योतिष का उद्देश्य ये था कि जो घटने वाला है उसको जाना और जान करके स्वीकार कर लिया कि अब हमारे साथ ये घटेगा। अब हमें और ज्यादा अवेयर हो जाना है, हमारे अंदर अवेयरनेस घटे, हमारे अंदर बोध हो, हमारे अंदर होश आए। लेकिन ये घटेगा कैसे? जब भगवान शंकर को आप देखोगे कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं, उनके परिवार के जरा वाहन तो देखो, दुर्गा जी का शेर, उनकी पत्नी का शेर और उनका खुद का बैल, अरे दोनों एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। उनका गणेश जी का, कार्तिकेय जी के वाहन सब अलग अलग, और इसने कंट्रडिक्शन में, इतने विरोध में वो अंतस यात्रा पे बिल्कुल मौन और बिल्कुल शांत है। सारे बाहरी दुनिया में, बाह्य अस्तित्व में गहन अशांति ही है, परिधि पर हमेशा गहन अशांति ही होगी। अगर शांति चाहते हो तो अपने केंद्र में चले जाओ, वास्तु शास्त्री के पास ना जाओ,
पुरोहित के पास ना जाओ, वहां वो पूजा पाठ कराने के चक्कर में नहीं पड़ो, अपने अंदर उतरो, इंट्रो इंस्पेक्शन करो, अकेले में बैठो, अपना अध्ययन करो, स्वाध्याय करो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है प्यारे, तभी हमारे साथ गड़बड़। और जब उन 112 तरह की विधियों में एक विधियों में उतरोगे तब आपको पता लगेगा। अश्विनी जी, जितना अभी आप बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा होता कि महामृत्युंजय जब से अगर लोगों का लाभ हो जाता, तो आपने भगवान शंकर का एक उदाहरण दे दिया। ऐसे आपने तरह तरह की चीजों का खंडन किया, आपने रतन को भी खंडन कर दिया, आपने टोने टोटके का भी खंडन कर दिया, आपने कर्मकांड की अन्य विधाओं का भी खंडन कर दिया। तो आखिर फिर आदमी अपना धर्म और कर्म कैसे सुधारे? आपके पास कोई रेमेडी है क्या? तो बताइए। सर, मैं ओशो की दुनिया में भी रहा, और एक बात होगी करीब 22-25 साल पहले की, कि जब ओशो के कई सन्यासी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आ गए। अच्छा, मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहा है, मैं शुरुआती क्लास के शुरुआत के 4-5 मिनट कोई दर्शन के सूत्र पर चर्चा कर लिया करता था। मान लिया कोई उपनिषद का सूत्र ले लिया, कोई गीता का सूत्र, भगवत गीता का सूत्र ले लिया और उसको पढ़ा और मैं चर्चा किया करता था। फिर 5 मिनट, क्योंकि ज्योतिष कोई छोटे बच्चे तो पढ़ते नहीं, सभी मैच्योर लोग, अपना प्रोफेशनल लोग पढ़ते हैं, तो उस पर इंटरेक्शन किया करता था। क्योंकि ज्योतिष जो है वो ज्योति यानी रोशनी से जुड़ी हुई चीज है, यानी ज्योतिष का उद्देश्य यही है कि हम डरे नहीं। डर तो अंधेरे में लगता है, इस विज्ञान का उपयोग करके हम रोशनी में आ जाएं कि अच्छा भाई ये होने वाला, कोई बात नहीं, आज मैं बीमार हूं तो 5 दिन के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ज्योतिष का काम ही इसीलिए टाइम का है। और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर मान लिया आपका शारीरिक तल पे बुखार आया हुआ है, आपको वायरल फीवर हुआ है, तो दवा खाओगे तो 7 दिन लगेंगे, और नहीं तो आप 1 हफ्ते में दवा नहीं खाओगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। यानी कुल मिलाकर के खेल सब समय का ही है। तो कहने का तात्पर्य सर ये है कि प्रेम और ध्यान, ये दोनों मैंने ओशो के माध्यम से जाना। सर, अगर आपका सूर्य खराब है, सूर्य होता है अहंकार का ग्रह, अगर आपका सूर्य खराब है तो आप बड़े अहंकारी होंगे। आप गांठ बांध लीजिए कि हमसे कोई बड़ा, चाहे पद में हो, चाहे उम्र में हो, चाहे पोजीशन में हो, कोई भी बड़ा मिलेगा, पिता तुल्य हो, हम उससे बड़े विनम्रता पूर्वक उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे, कोई अहंकार नहीं लाएंगे। बिन पैसे का सर उपाय है। सर, आप रोजाना प्रातःकाल उठिए और उठ करके संकल्प करिए कि आज हमें जो भी पिता तुल्य मिलेगा, हम उसको, उसके साथ में बड़ा प्रेमपूर्ण, बड़ा विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। सर, आप देखेंगे कि आपका सूर्य ठीक होना शुरू हो गया। आप शुक्र स्त्री का कारक है। सर, कोई भी युवा स्त्री मिली, कोई भी स्त्री है, अपनी पत्नी है, उनकी बहन है, अड़ोस पड़ोस में है, आपने देखा, आपने तुरंत स्त्री का सम्मान किया। जब आप स्त्रियों का सम्मान करने लग जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका शुक्र ठीक होना शुरू हो गया। वो स्टोन से, वो हमें पुखराज पहन लेने से या हमारे हीरे पहन लेने से वो सब नहीं ठीक होने वाला। पत्थर से चेतना नहीं बदलती, चैतन्य बदल जाए तो पत्थर में भी परमात्मा नजर आने लगता है। आप समझ रहे हैं कि काली से बात कर रहे हैं वो हमारे जो हैं रामकृष्ण जी, पत्थर में भी उनको परमात्मा से बातचीत हो रही, और यहाँ धंधा चल रहा है कि पत्थर से हम चेतना बदल रहे हैं। बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। यही हाल अन्य चीजों का है कि चंद्रमा हमारे माता का रिप्रेजेंट करता। सर, आज देखिए सोसाइटी में इतना माँ के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। हम देखते हैं कि मंदिरों में नवरात्रि आएगी, अभी होलिका दहन का वक्त आया, मंदिरों में स्त्रियां प्राण दिए दे रही हैं, जान लगाए हुए हैं, और घर में सास कह रही है उनसे कि बेटा चाय दे दो, तो बोले रुक जाइए अभी मैं पूजा करके आती हूँ। माता तुल्य माता का अपमान, वो जीवित माँ भूखी बैठी हुई है और वो दुर्गा माँ और काली माँ को लड्डू खिलाने के लिए मंदिर में
जूझ रहे हैं, एक दूसरे पर थाली घुसी जा रही है, पानी नाए दे रहे हैं, भीड़ का अंबार। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस माँ के आगे थाली दे रखते हैं कि माँ, मम्मी आप ये लड्डू खाइए मम्मी, और मैं मम्मी पहले आपको चाय दूंगी, पत्थर की पूजा बाद में करूंगी, पहले जो साक्षात चैतन्य है माँ मैं वहां झुकती हूँ। उसी क्षण, उसी बिंदु से ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उसी क्षण से परिवार का जो परिवेश है, जो एनवायरनमेंट है सर, वो बदलना शुरू हो जाता है। ये बाजार में कहीं नहीं मिलता, सिर्फ समझने भर की बात है कि सास भी हमारी माता तुल्य है, हमें इसको सम्मान देना। मम्मी आप चिंता नहीं करिए, मैं देख रहा हूं, मैं अनेक परिवारों पर, मैं लाख परिवार से करीब और इससे ज्यादा परिवारों से इंटरेक्ट कर चुका हूं अपने प्रोफेशनल। मैं देखता हूं कि ये जो प्रचलन हो गया है सो कॉल्ड धर्म का, कि आपको नवरात्रि के दिन दुर्गा मंदिर में जाके दुर्गा की पूजा करनी है, बड़े मंगल को जाकर के हनुमान जी की पूजा करनी है, शिवरात्रि, लोग प्राण दिए दे रहे हैं, इतनी भीड़ इकट्ठा है। काश अगर समझ में आ जाए कि हनुमान जी की पूजा वहीं से शुरू होती है। हनुमान जी तो बेचारे न कभी राम से मिले थे, न जानते थे, लेकिन राम को संकट में देखा तो अपनी जान की बाजी उन्होंने लगा दी, जान की भी परवाह नहीं की। वही आपको करना चाहिए कि कोई अगर आपके पास आता है तो आप कुछ ना करो, जान की बाजी नहीं है, वो जान नहीं लेंगे, लेकिन कम से कम प्रेम पूर्वक यथासंभव जो हो सके सहयोग करो। ना हनुमान जी का प्रेम आपको प्राप्त होने लग जाए मंदिर में, वो बेचारे हनुमान जी आपके बेसन के लड्डू के प्यासे नहीं हैं। आप मत्थे पर लाल टीका लगा लेते हो, इसकी जरूरत नहीं है। जरा सा मध्य बिंदु पर, ये जो द पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, लाल रंग है अग्नि का प्रज्वलित हो जाना, बायां और दायां दोनों ब्रेन के बीच में आपका पिट्यूटरी बॉडी सक्रिय हो जाए, आपकी प्रज्ञा जाग जाए, तो बस समझ में आ जाए कि हम लड़ाई वहां नहीं करेंगे, हम यहीं पर आकर के जो व्यवस्था हमसे हो सकती है हम उसमें सहयोग करेंगे। सर बदलना शुरू हो जाता है। हम अपनी माँ को प्रेम नहीं करते, माँ से लड़ करके, और वहां सर बच्चे गुरु को मारते हैं, गुरु से बहस करते हैं। क्या बढ़िया गुरु आपका खराब है, आप गुरु तुल्य जो समझा रहा है कम से कम प्रेमपूर्ण ढंग से सुन तो सकते हो। तो अंदर हो ध्यान और बाहर हो प्रेम, बस यही दो शब्द पे मैं बोलूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। आप देखोगे ग्रहों की केमिस्ट्री बदलना शुरू हो गई। किसी भी स्टोन की, किसी भी मंत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आप बदलना शुरू हो जाओगे। अश्वनी जी, राहु और केतु ये तो एक छाया ग्रह है, उसके बावजूद भी इनको लेकर के, इनकी तीव्रता को लेकर के अक्सर ज्योतिषाचार इसको बहुत बड़ा विषय बनाते हैं। यानी अगर हम बात करें तो काल शब्दों से लेकर अनेक तरह की बातें शुरू कर देते हैं और भयभीत भी लोग ज्यादा होते हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि एक छाया ग्रह का इतना प्रभाव जीवन पे पड़ सकता है? एक छाया ग्रह का इतना महिमा मंडन क्यों होता है? सर मैंने अभी आपसे ये बात कही कि अगर बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जाए, आप देखते हो आजकल के न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज पहले भी पढ़ी जाती थी, जब दूरदर्शन नया नया बना था, क्या न्यूज पढ़ने वाला खुद चिल्लाता था, चिघाड़ करता था, ऊपर से नीचे जीने पे उतर आया, यहाँ कूद गया, वहां भाग गया, ये सब करता था। बड़े शांतिपूर्वक न्यूज सुना रहे हैं। सर आप इस समय देखेंगे कि वो चिघाड़ते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट। क्या बिना आकर्षण के आप सहज भाव से नहीं बता सकते हो? तो ये जो बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये एग्जागरेट करना, ये लोगों का अटेंशन पाना और धर्म को धन में रूपांतरित करने का मार्ग एक है। इसलिए ये सब बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। जैसे जैसे आपके ज्ञान में गहराई बढ़ेगी सर, वैसे वैसे शब्द कम होते जाएंगे, मौन ज्यादा सत्ता जाएगा, शब्द बहुत कम बोलेंगे आप, और आप पाएंगे कि वाह कितना परिवर्तन होना शुरू हो गया। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे शब्दों का कम। आप देखते हैं कि जो एनलाइटेंड पर्सन होंगे वो बड़ा कम ही कहेंगे। देवराहा बाबा थे, बड़ा थोड़ा सा बोल लिए,
बात खत्म हो गई। मेरी बात आप समझ रहे? शैडोई प्लैनेट नहीं है, बेसिकली ये जोडियाकल पॉइंट है। जोडियाकल पॉइंट में क्या होता है कि ये सन, मून और अर्थ की ऐसी इक्वेशन बन जाती है जोडियाक में कि वो जो है वहां पर हमारी ल्यूमिनरीज की लाइट अर्थ पे आना कम हो जाती है, बंद हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पे ना पड़े, सूर्य से लाइफ पल्सेट करती है, हृदय धड़कता है, और चंद्रमा से जो वनस्पति और वस्तुओं में जो औषधीय गुण आते हैं, सर वो चंद्रमा की देन है। इसीलिए सर्टेन एंगुलर डिस्टेंस पर जब सन और मून आ जाते हैं तो पृथ्वी का 2/3 हिस्सा केओस करने लगता है। आप देखिए नीप्स एंड टाइड्स हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते थे सर, बिल्कुल 2/3 प्रोपोर्शन हमारी बॉडी में भी वही है। इसीलिए एंगुलर सर्टेन डिस्टेंस इन बिटवीन सन एंड मून हमारे फ्लूइड को भी प्रभावित करता है। और अब तो वैज्ञानिक आंकड़े हैं कि पूर्णमासी के दिन लोग सबसे ज्यादा पागल होते हैं। और ल्यूनेसी और ल्यूनर हम लोगों ने पढ़ा है सर। हाँ, ल्यूनेसी यानी आप समझ रहे हो पागलपन। तो एक सट और अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा पागल खाने से लोग निकलते हैं। तो ये एंगुलर डिस्टेंस सन और मून की हमको प्रभावित करती है। हम ग्रहों के प्रभाव से कभी बच नहीं सकते। जब से इंसान जागा है तब से वो सूर्य चंद्रमा को देख रहा है, उनकी डिस्टेंस को फील कर रहा है कि सूर्य हमसे दूर हुआ तो हम जाड़ा महसूस कर रहे हैं, सूर्य हमारे नजदीक आया हम गर्मी महसूस कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे सर। तो ज्योतिष का जन्म तब से हुआ है, लेकिन बीच में आकर के जैसे गोमुख से गंगा निकली और बनारस तक आते आते सब नाले उसी में मिल गए। कानपुर तक आते आते गंगा खुद नहीं पहचान पा रही कि क्या मैं ही गंगा हूं। यही हाल आज अपने देश में ज्योतिष का हो रहा है। सर ज्योतिष अपना स्वरूप खो चुका है, इसको मूल स्वरूप में पुनः स्थापित करने की जरूरत है, और बिना किसी बाह्य प्रोपोगेंडा के, बिना किसी बाह्य आवरण के। राहु जो है वो फ्यूचर का ग्रह है। अभी आपने राहु केतु की बात उठाई सर, हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष में कहा गया कि बुध के जो नक्षत्र हैं और केतु के जो नक्षत्र हैं, इन दोनों का रोल प्रीवियस इनकारनेशन में जो ब्लूप्रिंट हमारा बनता है, हमारे एस्ट्रल बॉडी जो निर्मित होती है सोल के चारों तरफ, वो सब कोड फॉर्म में होते हैं। वो कोड फॉर्म में जो जिम्मेदार होते हैं उसके लिए केतु और बुध। इसीलिए हमारे यहाँ इन केतु और बुध के तीनों यानी टोटल 6 नक्षत्रों को गंडमूल कहा गया। ठीक है, गंडमूल में गोस्वामी तुलसीदास भी जन्मे और उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर डाली। तो सर प्रीवियस इंकारनेशन के रेजिड्यूज ज्यादा आ जाते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर पिछले जन्म का आपको याद आ गया या बचा रह गया तो इस जन्म में आप आराम से जी नहीं पाएंगे। पिछले जन्मों की आपको बार बार याद सताती रहेगी। आप जैसे वास्तु का एक नियम ले लेते हैं कि अगर आपके घर के सामने मंदिर है तो वो आपके धन कमाने में बड़ा हानि पहुंचाएगा। कारण धन बिना चेतना के 1 इंच नीचे उतरे, यानी थोड़ा सा बेईमान हो तो धन कमा पाएंगे, नहीं तो धन। और रोज हम घर से निकल रहे हो भगवान देख रहे हैं, हम भाई भगवान देखेंगे तो हम बेईमानी नहीं कर पाएंगे। जब थोड़ी बेईमानी नहीं कर पाएंगे तो हम धन नहीं कमा पाएंगे, फिर हम बड़ा फ्रस्ट्रेशन और बड़ा डिप्रेशन में रहेंगे। जीवन में प्रतिस्पर्धा है, हमें लगेगा कि पड़ोसी से हम आगे ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये वास्तु का प्रिंसिपल यहाँ पर आया। तो सर इसीलिए बुध और केतु के जो रेजिड्यूज हैं वो हमारे पास रह जाते हैं। इसको पुरोहितों ने कन्वर्ट कर दिया कि भैया तू पूजा करा ले। अब सर आप एक बात बताइए, आप पूजा करा लेंगे तो वो जो परमानेंट फीचर है, जो पहली सांस आपने ली थी, आप एम्बोलिकल कार्ड से कट ऑफ किए गए थे और आप मदर के सांस और भोजन से जुड़े हुए थे, एकदम से अलग हटे और पहली सांस आपके भीतर गई, आप इंडिपेंडेंट हुए, आपकी लाइफ का इंजन स्टार्ट हुआ। बाहर सांस भीतर सांस, बाहर भीतर ये सिर्फ सांस ही नहीं थी, ये पूरे के पूरे कॉस्मिक जो एनर्जी थी
उस सांस के साथ में उन्होंने एंट्री ली, आपके कॉन्शसनेस को की फिल्म को एक्सपोज कर दिया, आपका ब्लूप्रिंट फॉर्म हो गया, आपके डीएनए में वो सब पहुंच गया। अब आपकी फर्दर जो जर्नी होगी अकॉर्डिंगली इस आधार पर होगी, इस ग्राफ पे होगी। अब आप सोचिए कि जो ब्लूप्रिंट आपका परमानेंट फीचर, जैसे होता नहीं कि आपने शटर दबाया, वो जो फिल्म होती थी एक्सपोज, अब क्या फिल्म एक्सपोज हो गई, क्या दोबारा उसे मिटा के आप यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। वही हाल जो चित्त की दशा होती है कि खटाक सिंबॉलिकल कार्ड से और वो कॉस्मिक एनर्जी आई, हमारा चित्त एक्सपोज हो गया, अब ये इस जन्म का परमानेंट फीचर हो गया। सर उसको इस ढंग से, इतने सस्ते ढंग से कि कोनो हम पत्थर और ये और पूजा पाठ, और फिर आप सोचिए कि सनातनी लोग, हिंदू लोग तो अपने ग्रह बदल लेंगे, फिर बेचारे हमारे साथी इस्लाम में भी तो हैं, वो भी मुस्लिम्स भी हमारे साथ पृथ्वी पे जन्मे हैं, इसी ग्रह पे जन्मे हैं, उनके लिए कोई उपाय नहीं, फिर यहूदियों के लिए कोई उपाय नहीं, फिर बौद्धों के लिए कोई उपाय नहीं, ईसाइयों के लिए कोई उपाय नहीं। हमने साइंस को अपनी इतना कन्फाइंड, इतना लिमिटेशन में कर दिया है कि हमने एक छोटे से ग्रुप में बना के रख दिया है। सर विज्ञान होता है तो विज्ञान सभी के लिए उपलब्ध होता। सर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने कहा फीवर है, उसने कहा कि ठीक है चलो पैरासीटामोल की ये गोली खा लेना। जब वो पैरासीटामोल, ये कॉम्बीफ्लेम की दवा लिखते हैं तो क्या आपसे पूछते हैं कि सर आप कौन सी कास्ट के हैं? अच्छा आप यहूदी हैं? नहीं नहीं, आपको कॉम्बीफ्लेम नहीं, क्योंकि कॉम्बीफ्लेम तो ईसाइयों ने खोजा है तो आपको फायदा नहीं करेगी। ये क्या पूछता है? सर यही हाल इस साइंस का है। इस साइंस का उपयोग वैज्ञानिक ढंग से हम करेंगे तो हम उपाय बताएंगे ही नहीं कि हिंदुओं के बताएं। मोहम्मद साहब ने ध्यान किया, बुद्ध ने ध्यान किया, यहूदियों के यहाँ उनके धर्म की गहराइयों से आया। सनातन तो सब सर्वोच्च और सबसे पुराना धर्म है, यहाँ के जो गहरे से गहरे सूत्र हैं। यानी कुल मिलाकर के दुनिया में जो भी गहन से गहन बिल्कुल प्योर सूत्र उपलब्ध हैं, वो सभी कहते हैं कि हम अपनी इंटीरियरिटी पे काम करें तो हम जो है बढ़िया अच्छे से एक्सटीरियरिटी पर, जैसे अगर ये बल्ब की लाइट हमें बढ़ानी है तो बल्ब की लाइट को हम चाहे जितना रगड़ डालें, अगर उसका वोल्टेज और उसका फिलामेंट अच्छा नहीं है तो आपको बाहर कभी भी लाइट नहीं मिलेगी। और अगर हमने इसका वोल्टेज यानी इसकी ऊर्जा, इसके एलिमेंट की पावर बढ़ाई, आप देखोगे कि सब प्रकाशित हो गया, हमारा भय खत्म हो गया। सर ये उपयोगिता थी इस साइंस की, लेकिन सर गोमुख से गंगा निकलते निकलते कानपुर तक अपने स्वभाव को भूल चुकी है। सर क्या कहूं मैं, और मैं कुछ कहूंगा तो सर ये होगा कि चूंकि सबका प्रोफेशन है तो फिर ये होगा कि हमारे परिवार और हमारे पेट कैसे पलेगा। सर अश्विनी जी, आप तो ज्योतिष को बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से आप पश्चिम की ज्योतिष को भी आपने पढ़ा, और एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के नाते, और चूंकि आपको मैं मॉडर्न ज्योतिषाचार्य मानता हूं और ये मानता हूं कि आप ज्योतिष के उस दृष्टिकोण से देखते हैं जिसपे कमोबेश कोई नहीं देखता है। अगर हम ये कह दें आप एंटिक पीस हैं भारत के संदर्भ में तो अतिशोक्ति नहीं होगा। तो ऐसे में सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूं कि दक्षिण के ज्योतिषाचार्यों में और उत्तर के ज्योतिषाचार्यों में कोई भेद है, या कुछ अलग है, या कुछ बढ़िया है या घटिया है, या आप बता सकते हैं? सर असल में है क्या कि जब आप पूरे ग्लोब को देखें तो जब आप ग्लोब को देखोगे तो सारा यूरोपियन कल्चर नॉर्थ में है, भारत से नॉर्थ में है, अमेरिका को देखिए वो भी नॉर्थ साइड में है। तो पश्चिम की जो संस्कृति है वो भारत देश के उत्तर की तरफ है, और भारत के उत्तर भाग को सबसे ज्यादा उसने प्रभावित किया है। आप तो इतने बड़े पत्रकार हो और आपने तो सब यात्रा करते रहते होंगे, आप देखिए दक्षिण भारत में अभी भी लोग ज्यादा धार्मिक हैं, प्राचीनतम धार्मिक मान्यताओं को ज्यादा मान्यता देते हैं बनिस्बत उत्तर भारत के। उत्तर भारत में अब एडजस्टमेंट, कैजुअल अप्रोच,
हैं, सुविधाजनक व्यवस्था, ये सब। वो मुहूर्त तो विवाह के लिए निकलवा लेंगे पंडित से पूछ करके कि भाई 8 बजे से 10 बजे तक का रात का आपका विवाह का मुहूर्त है, और पता चला 11 बजे रात में बैंड वाले ही वहीं उनको घेरे हुए हैं और वो सब अपने सड़क पे नाच रहे हैं, 11 ही बज गया। फिर पंडित जी से या पंडित जी के पीछे पड़ेंगे कि या पंडित जी आप जल्दी कराइए भाई, कोई शॉर्टकट लगाइए। तो सर दक्षिण भारत जो है वहां अभी संस्कृति भारत की ज्यादा अच्छे से जीवित है उत्तर भारत की तुलना में। उत्तरीय पक्ष जो है वो उत्तर की तरफ जो पक्ष है पश्चिमी, उससे ज्यादा प्रभावित हो गया है। हम अपनी गहराइयां भूल गए हैं सर, हम अपने डेप्थ को भूल गए हैं सर। हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे महर्षियों ने जो सर हमको दिया है गहनतम है सर। अश्वनी जी, आपने जो कि पश्चिम का अध्ययन बहुत किया है, तो ये प्रश्न आपके लिए वाजिब होता है कि पश्चिम के भी कई ज्योतिषाचार्यों के हमने नाम सुने हैं जिनको लेके बड़ी चर्चाएं होती हैं। नस्र दमश्क की बात होती है कि साहब उन्होंने तो घोषणा कर दी कि पृथ्वी कब नष्ट होने जा रही है। वेंगा बाबा की बात होती है और भी कई ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पश्चिम का ज्योतिष है उसमें क्या भारत का प्रभाव है? दूसरी चीज, क्या पश्चिम के ज्योतिषाचार्य और भारत के ज्योतिषाचार्यों में अंतर है? ठीक सर, है क्या सर कि इसमें ज्योतिष से लेना देना नहीं है, इसमें चित्त की दशा से लेना देना है। भारतीय मन जो है ना सर, वो बड़ा ड्वेल कहें या मल्टीपल स्टैंडर्ड का है। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। जो यूरोपियन हैं ये रिसर्च ओरिएंटेड हैं बहुत। इनको जो आप देखोगे कि जो वेस्टर्न ऑथर्स की बुक्स आ रही हैं वो कहते हैं कि मैंने भारत में वो जो एलन लियो बड़ा प्रिमिटिव एस्ट्रोलॉजर रहे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के जनक मैं कहूं। एलन लियो महारानी एलिजाबेथ के एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजर उस समय हुआ करते थे जब पूरी दुनिया ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। तब उनके एडवाइजर, उन्होंने लिखा है कि मैंने भारत से इस विज्ञान को पढ़ा और जाना, अध्ययन किया, अब मैं इसको अपने ढंग से प्रेजेंट कर रहा हूं। ये है, उनको जो चीज एथेंटिक लगी, जो चीज उन प्रमाणिक लगी, उसे तो उन्होंने रखा और जो अप्रमाणिक लगी उसे साइडलाइन कर दिया। उनका कहना है कि समय अगर धीरे धीरे, विज्ञान तो धीरे धीरे चलता है, जैसे जैसे उसे प्रमाण मिलते जाते हैं वो अपने में ऐड करता जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखा कि जो चीज प्रमाणिक नहीं लग रही है तो उन्होंने उसे हटा दिया। सर जोडियाक तो वही है, सूरज चंद्रमा अमेरिका में भी वही दिखते हैं, फ्रांस में भी, और भारत के लखनऊ में भी वही दिखते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। जोडियाक राशि मंडल एक है। राशि मंडल को दो ढंग से उन लोगों ने इंटरप्रेट करना शुरू किया। जो पश्चिमी ज्योतिषी है वो सायन का पालन करता है और हम भारतीय लोग निरायन जोडियाक का पालन करते हैं। आयन एक टेक्निकल वर्ड है, मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है। मैं उसको अभी इंटरप्रेट करूंगा तो काफी आपका टाइम उसमें चला जाएगा। तो दोनों के जोडियाक एक, दोनों का प्लैनेटरी पोजीशन एक, लेकिन दोनों के अंतश्चित्त की दशा बिल्कुल अलग है। यहां सभी एस्ट्रोलॉजर्स की इस समय की जो पोजीशन है सर, वो ये है कि 10 किताब पढ़ करके उन 10 किताब से 10-10 पन्ने निकाले और 100 पन्ने की एक किताब अपनी लगा के मुहर लगा दे। यहां भारत में कोई 5000 साल से कोई रिसर्च नहीं हुई। एक दो लोगों को छोड़ करके, मैं अपवाद स्वरूप उनको नहीं कहूंगा, जैसे मद्रास के एस कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने ज्योतिष पर रिसर्च की और सबलॉर्ड थ्योरी, कंस्टलेशन थ्योरी इजाद की। एक बड़ा उन्होंने रेमेडीज को दरकिनार किया। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर के.एन. राव, इन्होंने काफी वैदिक ज्योतिष पर सर शोध किया और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि अपने मूल स्वरूप में वो आए। के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने किया। बीच वाले लोग, सर आम लोगों में जो बात प्रचलित होती है ना, वो बड़ी सरल और सहज होती है, वही प्रचलित होती है। जैसे आम जन को बुखार आया
तो वो क्या कहेंगे कि उनको पता है कि बुखार में पैरासीटामोल खाई जाती है। बुखार आने का कारण कुछ भी हो, चाहे कैंसर आकर के बुखार हो, चाहे कैंसर आकर के बुखार हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस का फीवर हो, चाहे हमें जॉइंटिस हो गया हो, चाहे मच्छर ने काटा हो, मलेरिया हो गया हो, उनको बस ये पता है आम जन को, ये बुखार है, जा करके वो मेडिकल स्टोर से वो दवाई ले आओ, पैरासीटामोल वाली क्रोसिन ले आओ और वो खा लो, बुखार उतर जाए, बात खत्म हो गई। आम जन में जो सहज सरल और जो बड़ा प्रिमिटिव होता है, जो बड़ा प्राइमरी लेवल का होता है, जो स्किन डीप होता है, बस वही प्रचलित होता है। तो उत्तर भारत में ये जो सब चल रहा है ना, हमारे मन के अंदर आकांक्षा है जल्दी से प्रतिष्ठित हो जाए। एक तो सर होता है कि किसी को थर्ड आई है, किसी को कोई एनलाइटेंड है, तो उसको किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अस्तित्व तो सहयोग करता है, उसे किसी भी विज्ञान का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक दूसरा है ज्योतिष। ज्योतिष में हमेशा गणना और इस पूरे के पूरे शास्त्र और विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। जो बाबा हैं, नोस्ट्राडामस हैं, इन्होंने जो भी भविष्यवाणियां की हैं, वो सर इल्हाम हुआ है इनको, समझ रहे हैं कि जैसे मोहम्मद साहब को हुआ था कि इल्हाम हुआ और इनको खुदा ने, भगवान ने इनके साथ अपने लिंक जोड़े और भविष्य की घटने वाली घटनाएं इनके मुख से निकलने लग गई। एस्ट्रोलॉजी जो एक साइंस है, उस साइंस में गणना के माध्यम से ही आपको प्रेडिक्शन दिए जा सकते हैं। और पश्चिम और पूरब का जो मूलभूत रूप से भेद है, देखिए भारतीय ज्योतिष अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब थी, वो 5000 साल पहले उस समाज के लिए उपयोगी थी, जिस समाज की जिस हिसाब से जरूरत थी, वो विज्ञान उसी तरह से काम करता है। आज 5000 साल बाद इसमें भारतीय परिवेश में शोध की जरूरत है, लेकिन हमारे जिस विज्ञान को राज्य का आश्रय नहीं मिलता ना, वो सर पनप नहीं पाता है हमारे समाज में, भारतीय परिवेश में। तो इस विज्ञान को जीवित रखने में उन बेचारे ज्योतिषियों का बहुत बड़ा हाथ है, जो फटा हुआ पंचांग आदि धोती पहने हुए और गांव-गांव में विचरण कर रहे हैं, उन्होंने जीवित रखा। क्योंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री तो आप जानते ही हो कि बाई एक्सीडेंट वो हुए हैं सब, कि बाई एक्सीडेंट में मुस्लिम और बाई हिंदू और बाई क्या-क्या डेफिनेशन उन्होंने दी। और फिर इस विधा को संग्रहित करने में, पुनर्जीवित करने में, वो तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जब सांस्कृतिक मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी के रेजिम में, तब उसने थोड़ा थोड़ा सांस लेना शुरू किया और भारत के 16 विश्वविद्यालयों में ज्योतिष एक सब्जेक्ट के रूप में पहुंचा। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से ज्योतिष में बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट कर सकते हैं, ये विषय यहाँ आया। लेकिन अभी यहाँ भी शोध का माहौल नहीं बन पाया है सर। विश्वविद्यालयों में तो जरूर विषय के रूप में आ गया, लेकिन अभी यहाँ शोध नहीं शुरू हुई। पश्चिम क्या कर रहा है सर, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे और ऑकल्ट पे जो पैसा खर्च कर रहा है वो है यूएसए। करोड़ों डॉलर पर ईयर सर खर्च किए जा रहे हैं सर। इसरो के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं जाकर के अंतरिक्ष के बाबत मैं अपने देश के जो समकालीन महर्षि लोग हैं उनके साथ जा करके मैं चर्चा करता हूं। मैं अपने प्राचीनतम अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ रहा हूं, ज्योतिष में जो कहा गया है उसको पढ़ रहा हूं, और जो महर्षि लोग हैं आज के मौजूद, चाहे वो हमारे शंकराचार्य जी हों, उनसे जा करके मैं चर्चा करता हूं और उसका उपयोग कर रहा हूं सर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब इसरो के साइंटिस्ट उनसे चर्चा करते हैं तो बात साफ हो जाती है कि उनको काफी कुछ कंटेंट अपने प्राचीनतम विज्ञान से मिल रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मैं इसका लाभ उठाता हूं। क्या आम जन के लिए ये शोध करके ये विज्ञान को आधुनिक भाषा में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता? लेकिन अभी भी भारत में ये परिवेश बना नहीं है। अभी हम टोटकों पे जी रहे हैं कि अरे
अब पता लगा कि साढ़े साती शनि, पीपल पे, वृक्ष पे तेल चढ़ाओ, हनुमान जी की आराधना करो। फिर देखा अब ये सिक्का तो बड़ा पुराना हो गया है, तो वो साईं जी को ले आए। उन्होंने साईं को भी बहुत समय तक, अब बोले ये भी चलने लायक नहीं है, इनसे भी इनकम बहुत जनरेट नहीं हो रही है, पुराने हो गए हैं और इनकी जाति पर भी बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है। तो उन्होंने धीरे धीरे इनको हटाना शुरू किया। तो हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिष में भय भीत करने के 4-5 मुख्य वो हैं। अगर विवाह कर रहे हैं तो मंगली दोष तो नहीं है, अगर मंगली दोष है, कहीं कोई अष्टम चंद्रमा तो नहीं लगा है, इसकी पूजा करा लीजिए, तो वो करते हैं। काल सर्प दोष तो नहीं है, साढ़े साती शनि तो नहीं है, अष्टम राहु तो नहीं है। बस ये 5-6-8 ऐसे टूल्स हैं जिनसे हमको भयभीत किया जाता है और भयभीत करके हमारी पॉकेट हल्की की जाती है। बस इसका ये उपयोग है। लेकिन पश्चिम में जान के आप आश्चर्य करोगे, मेरे पास भी मैंने बुक्स मंगाई हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी, कि किन कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन में आदमी क्रिमिनल बन जाएगा, किस कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन में उसके मन का विज्ञान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि शुरुआती 4 साल या 7 साल तक जो आपका व्यक्तित्व होता है वो मोर देन 50% वो निर्मित हो जाता है, उसके बाद ही उसमें रिफाइनमेंट चलता रहता है। तो आपका निर्मित हो गया, वो फाउंडेशन बन गई। यहाँ पर सर शोध की जरूरत है और हम पश्चिम शोध कर रहा है। हम देखिए योग कहाँ से फैला, स्वामी रामदेव जी ने कितना श्रम किया और इस श्रम को उठा करके उन्होंने सारी दुनिया में पताका फहरा दी। आज प्राणायाम और योग कहाँ फैल गया है। ऐसे ही सर इस विषय में एथेंटिक होने की जरूरत है, सही होने की जरूरत है। हमारी उम्र तो 35 साल है और हम भारतीय ज्योतिष पढ़ करके और क्या कर रहे हैं कि हम उपाय बता रहे हैं। उन उपायों को जिनकी चर्चा आम जन में की जाती है उन्हीं को शामिल कर लिया, बिना किसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कि हाँ ये एथेंटिक है भी या नहीं। कोई रिसर्च वर्क नहीं है, सुन सुन करके हमने बस काम करना शुरू कर दिया। सर जरा पश्चिम की किताब उठा के देखिए, उन्होंने हमारे यहाँ टाइम के फिक्सेशन के लिए विंशोत्तरी दशा का अनुसरण किया जाता है। एस्ट्रोलॉजिकल वाच जो है, हमारी एस्ट्रोवाच जो है विंशोत्तरी दशा है। दे आर नॉट फॉलोइंग, दे आर का मतलब हुआ वेस्टर्नर्स आर नॉट फॉलोइंग द विंशोत्तरी दशा सिस्टम। दे आर, अब टाइम का फिक्सेशन वो कैसे करते हैं? बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में तो लोग टाइम जानने ही जाते हैं। आपके पास जो आएंगे वो परेशान होंगे, जो खुश होंगे आपके पास आएंगे नहीं। वो परेशान है तो ये जानना चाह रहे हैं कि भैया मेरा समय कब आएगा कि मैं इस परेशानी से बाहर आ जाऊंगा, खुल के हंस सकूंगा। तो टाइम का विंशोत्तरी दशा और गोचर, वो उन्होंने अनेकों सिस्टम डेवलप किए, प्रोग्रेशन का, प्राइमरी डायरेक्शन का, सेकेंडरी डायरेक्शन का, सेकेंडरी प्रोग्रेशन का, सोलर अर्क डायरेक्शन का। उन्होंने वेरियस टूल्स डेवलप किए हैं और उनको प्रैक्टिकली वो अप्लाई करते हैं और वो पाते हैं। मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति पे भी काम किया। मैंने सनातन तो सबसे पहले पढ़ी, वैदिक ज्योतिष पढ़ी, फिर कृष्णमूर्ति जी जो हुए मद्रास के, उनके सिस्टम पे काम किया, फिर उसके बाद वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे, उनके प्रोग्रेशन पे, उनके सोलर रेवोल्यूशन पे, उनके साइनोडिकल ल्यूनेशन पे, चार्ट पे काम किया और देखा कि वाह, जो चीजें सही उतर रही। सर कोई भी साइंस एब्सोल्यूट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश विज्ञान में हमेशा रहती है कि रोज जान जान करके जितना अधिकतम जान लिया जाए। परफेक्शन तो कभी अचीव नहीं होता, लेकिन हम जितना अधिकतम जान लें उतना ज्यादा जीवन को सुखद बना सकते हैं। यहाँ जानने का कोई प्रयास ही नहीं, सुना सुनाया भर दिया, वही किताब, वही भीड़ लगा दी, वो यूनिवर्सल में आपको भरती हुई सब मिलेंगी। रत्न एवं ज्योतिष, पूजा एवं ज्योतिष, रंग कलर थेरेपी। आप वो स्टोन नहीं पहन सकते तो उन्होंने जड़ी बूटी उठाई जोड़ दी। अब वो कोई बात नहीं, पुखराज ना पहनो तो हल्दी बांध लो। सर पीला रंग, पीला रंग, सर सूर्योदय होता है
और अस्तित्व पूरा पीले और नारंगी रंग से छाने लग जाता है। आपकी जिंदगी का सूर्य उदय हो जाए, आपका ईस्टर्न होराइजन जो है, हमारे यहाँ सारे कर्मकांड में पुरोहित कहता है कि नहीं आप पूरब की तरफ मुंह करिए। वाई टुवर्ड्स ईस्ट? क्यों? क्योंकि सूर्यास्त होते ही सारा अस्तित्व सो जाता है। चिड़िया सो रही, पशु लौट रहे, पुष्प बंद हो रहे हैं, अस्तित्व शांत हो रहा है। सूर्योदय जैसे ही होना शुरू होता है, फूल खिलने लग गए, चिड़िया चहचहाने लग गई। यानी कि सारा अस्तित्व ऊर्जावान हो उठता है। यानी जीवन देने की ऊर्जा कहां से आती है? किस दिशा से आती है? प्राण ऊर्जा कहां से आती है? पूरब दिशा से। इसीलिए हमारे में प्राण आ जाएं, हमारे में रोशनी आ जाए। पुरोहित का उद्देश्य तो बड़ा ठीक है, लेकिन वो उसका कारण नहीं समझ रहे हैं कि जहां प्राणदायिनी ऊर्जा और जहां पूर्व क्षैतिज से आने वाला प्रकाश की तरफ हमारा मुंह होगा, तो हमारे जीवन में भी प्रकाश, रोशनी और शांति और स्वास्थ्य आ सकता है, समृद्धि आ सकती है। तो सर इस चीज को सर समझने की जरूरत है। हमने उसको बड़ी मजबूती से कर्मकांड के हिस्से में बांध लिया है और हर चीज में हमने पैसे को और चीजों को जोड़ लिया है। पश्चिमी बड़ा एथांटिक, पश्चिम जो चीज सही लगेगी उसको तो शामिल करेगा, जो गलत उनके विज्ञान के तर्क पर सही नहीं उतरी तो वो हटा देते हैं उसे। मैं एक मनोविज्ञान का रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने मैंने कहा कि भाई आप भारतीयों के मन को क्यों नहीं वो पढ़ते हो? बोले सर यहाँ डबल नहीं मल्टीपल स्टैंडर्ड है। जब मैं पश्चिमियों से बात करता हूं तो वो बड़े ईमानदार हैं। जैसे मान लिया कि किसी पुरुष से बात कर रहा हूं तो पूरब और पश्चिम में देख लीजिए, पूरब से कह रहे हैं, पूरब में मैंने पूछा कि सर आपको दूसरी स्त्री अच्छी लगती? बोले नहीं सर वो माँ समान है। और फिर जहां भी अकेले में बैठेंगे तो वो बाएं दाएं देख रहे हैं। पश्चिम के व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो उन्होंने कहा सर वो तो हमारे लाइफ पार्टनर हैं, वो हमारे साथ जन्मे हैं, हमारे जीवन का हिस्सा हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। और अस्तित्व ने दोनों के बीच आकर्षण रखा है, आकर्षित करती है। कितनी सहजता से अस्तित्व की वास्तविकता को स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ नैतिकता ओढ़ के बैठे हुए हैं, पाखंड में जी रहे हैं, बड़े बड़े आदर्श की बातें कर रहे हैं और जज साहब लूटपाट करके अपने घर में भर रहे हैं। वो निर्णायक बने हुए हैं, आप देख ही रहे। अश्वनी जी एक बड़ी बात आपसे पूछनी है कि अब अगर हम देखें भारत के संदर्भ में और पश्चिम की दुनिया के संदर्भ में, विदेशों के संदर्भ में, तो अक्सर ये देखने में आता है कि पहले पश्चिम में तलाक बहुत होते थे, यानी विवाह विच्छेदन सबसे अधिक होते थे। अब अगर हम देखें तो भारत में विवाह विच्छेदन के बड़े ही केसेस आ रहे हैं, जबकि लोग कुंडली का मिलान भी कर रहे हैं, जबकि लोग ज्योतिषाचार्यों से विमर्श भी कर रहे हैं, उसके बावजूद इतनी भारी मात्रा में तलाक क्यों हो रहा है? इसके पीछे आपने बौद्धिस्टों के भी जाकर के धर्मशाला में भी आपने कुछ इस पर अध्ययन किया था, तो कृपया करके बताइए कि आखिर ये मामला क्या है और इतने विवाह विच्छेदन क्यों हो रहा है? सर बिल्कुल, मैं आपका प्रश्न समझ गया सर। असल में सर है क्या कि हमारी जो प्राचीनतम शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा में सिर्फ पेट भरने के साधन ही नहीं पढ़ाए जाते थे, आत्मा को जानने के भी साधन पढ़ाए जाते थे। हमारे उपनिषद की एक कहानी जब आप सुनेंगे तो बेटा आया हुआ है पढ़ लिख करके और पिता उससे पूछ रहे हैं कि बेटा क्या क्या सीखा, तो वो बेटा बताता है कि हमने ये कि धन और विद्या में निष्णात हो गए और ये भौतिक विज्ञान भी सीखा, रसायन विज्ञान में युद्ध की सब कलाएं सीखी। तो पिताजी पूछते हैं क्या बेटा तूने वो सीखा, उसके बारे में सीखा जिसने ये सब सीखा? बोले ये कौन सी कला है, ये तो मैं। बोले तो इसका मतलब अभी तो कुछ नहीं सीखा, तू जो कुछ भी सीख के आया है वो अहंकार लेकर के आया है। इन सब में अहंकार है कि मैं एमबीबीएस हो गया, मैं एमडी हो गया, मैं एमबीए हो गया, मैंने सब धन कमाने के विज्ञान सीख लिए, लेकिन जिसने ये सब सीखा उस विज्ञान को हटा के किनारे धर दिया। सर फिर वो ऋषि, वो पिता कहते हैं अपने बेटे से कि जाओ फिर से पढ़ के आओ,
वो सीख लेना जिसने ये सब सीखा है, यानी आत्मज्ञान करके तब लौटना। फिर जब वो कुछ समय के बाद आत्मज्ञान का ज्ञान करके वो आता है, पिताजी उसे गले लगाते हैं। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म को उपलब्ध होने के बाद ब्राह्मण होता है। और ब्रह्म शब्द का अर्थ है, जो विवेकानंद ने हु हैज सच वास्ट माइंड लाइक एन ओशियन, साफ समाया हुआ है। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमें किसी में कोई सुधार नहीं करना। हम हमेशा लड़ रहे हैं कि ये बड़ा गुस्साती है, ये बच्चे उदंडी हैं, माँ जब देखो तब टोकती रहती। हम किसी को भी रिश्तों में एज इट इज ओरिजिनल पोजीशन में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें वो विज्ञान, वो परम ज्ञान सिखाया ही नहीं गया। हमें तो पहले नर्सरी में भेज दिया गया कि अंग्रेजी पढ़ लो, फिर उसके बाद विज्ञान या कॉमर्स, ये सब अपना पेट भरने के साधन, फिर बीए किया, बीएससी किया, एमबीबीएस किया, एमबीए किया, फिर आईएएस बन गए तो और बड़ा अहंकार कि अब हमारे हाथ में पावर आ गई, अब तो हम किसी को कुछ समझते नहीं, या हम कुछ और बन गए, न जाने क्या क्या हम दुनिया में न जाने क्या क्या बन गए, एक अदद आदमी नहीं हो पा रहे। वो आदमियत की सर, कुत्ता 100% कुत्ता होता है, बैल 100% बैल होता है, लेकिन सर आदमी 100% आदमी नहीं होता। और ये आदमियत का ज्ञान पहले हमारी पाठशालाओं में, जो पाठशालाएं थी, जो विद्यालय हुआ करते थे, वहां पर सिखाया जाता था, ये ज्ञान भी था। इससे आजादी के बाद सब छीन लिया गया, सब कट ऑफ हो गया। हम बार बार फिर कहेंगे कि हम अपने मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जब मैं देखता हूं इन्होंने आयुष विज्ञान बनाया, अमेरिका के साथ जुड़ करके धन्वंतरी के दिन, धनतेरस के दिन उन्होंने दोनों देशों के साथ पैक्ट किया कि हम आयुर्वेद पर शोध करेंगे। शोध करने का मतलब ये है कि प्राचीन भाषा में हमारे पास उपलब्ध है, आपका वैज्ञानिक बुद्धि है, आप आकर के जुड़ो, ताकि आधुनिक परिवेश में, आधुनिक भाषा में, आम लोगों के लिए हम इसको सहज भाव से उपलब्ध करा सकें। ये इस विज्ञान को भी आज की जरूरत है, तब जाकर के हम इसको बढ़िया सा रूप दे पाएंगे। आप क्या कह रहे थे, अभी मेरे ध्यान से उतर गया। तो सर, अगर हमारे यहाँ हिंदुओं में तो कोई तलाक जैसी चीज नहीं थी। हमें प्रेम से जीना सिखाया जाता था, प्रेम से ही जीना सिखाया जाता था कि कोई भी हो, राम उसके जूठे फल खा रहे हैं, कुछ कहीं क्रोध नहीं, राम ने भी तो उस परिवेश में जिया। तो उस तरह के ज्ञान की आज आवश्यकता है, हमको जीने के तौर तरीके सिखाए जाएं। वो 28 गुण, मैंने फिर कहा कि वो ज्योतिषी कारण बता देगा झट से। आपने कहा कि भाई हमारे पति पत्नी में झंझट हो रही है, पत्री लाइए। अगर ज्योतिषी है तो वो कहेगा पत्री लाइए, मनोवैज्ञानिक है तो वो आपकी साइको एनालिसिस करेगा। तो सब अपने अपने हिसाब से वो देखेंगे, लेकिन हमें वो विज्ञान सिखाया ही नहीं गया कि हम दोनों लोग सर कैसे जिए। ज्योतिषी कह देगा, अब 5000 साल पुराना समाज और आज के समाज में कितना अंतर आ चुका है, लेकिन उनकी मेलापक पद्धति आज की ही है। वो उसे अप्लाई कर रहे हैं कि आपका नाड़ी दोष। सर, नाड़ी का मतलब समझते हैं? नाड़ी 3 प्रकार की होती हैं, आदि, मध्य और अंत। ये सर उस समय जब ये नाड़ी का खोजा हमारे महर्षि ने, ये स्टेटस ऑफ द सोल रिप्रेजेंट करते थे कि वो सोल जो इस बर्थ में आ रही है, ये आदि यानी प्रारंभ की अवस्था में है, मध्य यानी मध्य की अवस्था में है कि थोड़ा सांसारिक जीवन भी जिया और थोड़ा आध्यात्मिक जीवन भी जिया है, या बिल्कुल अंत में है। क्या स्टेटस है इसका? वो अगर दोनों एक ही तरह के आ गए तो कोई जर्नी नहीं हो सकती लाइफ में, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। भाई एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, तभी तो सर आपके में ऊर्जा प्रवाहित होगी। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर आपने इधर से भी पॉजिटिव लगा दिया, इधर से भी पॉजिटिव लगा दिया, तो बैठे रहिए, बल्ब ना कोई रोशनी देगा और ना फ्रिज कुछ आपको ठंडा करेगा। तो ये स्टेटस ऑफ द सोल रिप्रेजेंट करता था। आज वो एस्ट्रोलॉजर्स लिख रहे हैं संतान नहीं होगी,
भाई संतान से क्या लेना देना, आपकी कलह होगी, वो सिस्टम ही पूरा का पूरा ऑब्सोलीट हो चुका है। हमें न नाड़ी की जरूरत। उस समय जो समाज की दशा थी 5000 साल पहले, नौवा जाए करके सिर्फ विवाह तय कर आवत रहा है। वो देखा उसने कि भैया उनकी कन्या है और ये बड़ी सुंदर है, उसने कह दिया और हमने विवाह। आज सारा कुछ हम जान लेते हैं, सब कुछ, कि भैया एकेडमिक लेवल ये है, अपीयरेंस वाइज ये है, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी ये है, ये इस तरह से इन्होंने घर भी बनाया है, मकान, बंगला, गाड़ी, और ये पोजीशन इनकी है, सब जान लिया। तब एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, एक ही बात सिर्फ जानने को रह जाती है कि क्या भैया अगर इन दोनों का विवाह कर दिया जाए तो क्या ये आगे का वैवाहिक जीवन सहज ढंग से गुजारेंगे। अब आप सोचिए, सहज ढंग से वैवाहिक जीवन को गुजारने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रह जाते हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो एक ही चीज सुनिश्चित हुई, बाकी सब अनिश्चित था, कि जन्म हुआ है, मरेंगे ये पक्का 100%। पता नहीं राजा बने कि रंक बने, स्वस्थ बने कि अस्वस्थ बने, हैं भीख मांगे कि क्या करें, आईएएस बने, कुछ पता नहीं, इट इज ऑल अनसर्टेन, बट ये पक्का है कि मरेंगे। तो जो वही चीज पक्की थी, यहां पर वैवाहिक जीवन में एक ही फैक्टर आज के समाज में रह जाता है कि एक तो दोनों के बीच में म्यूचुअल फिजिकल एफिनिटी हो, आकर्षण हो। दूसरा फैक्टर रह जाता है कि मेंटल एग्रीमेंट हो। इन फैक्टर्स के अंतर्गत कुछ ग्रह इन चीजों को गवर्न करते हैं कि मेंटल एग्रीमेंट हो, ऐसा ना हो एक बोले दूसरा सुने, दूसरा बोले पहला सुने, ऐसा ना हो कि दोनों जने बोले और मोहल्ले वाले सुने, ये ना हो। तो अब हमें इस फैक्टर्स पर हॉरोस्कोप को मैच कराने की जरूरत है, और ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, ये दोनों जो सेक्टर्स हैं, म्यूचुअल फिजिकल एफिनिटी और मेंटल एग्रीमेंट, ये इंड्यूरेबल हो, यानी लंबे समय तक टिकाऊ। तो अब आप देखिए ना, इसमें नाड़ी आ रही है। अब आज के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखोगे कि संतान को भी लोग अवॉइड कर रहे हैं कि बच्चे ना पैदा किए जाएं, उनकी लायबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी मैं उठा नहीं सकता हूं। यहां वही पकड़े बैठे हुए हैं कि यहां संतान होना बड़ा जरूरी है। तो जो मेलापक की व्यवस्था थी, वो मेलापक का 5000 वर्ष पुराना सिस्टम ऑब्सोलीट हो चुका है। हमें नए विजन से कॉम्पेटिबिलिटी इस ढंग से बनानी है कि फिजिकल एफिनिटी, मेंटल एग्रीमेंट और ये दोनों फैक्टर्स इंड्यूरेबल हों। इसकी बेसिस पर जब मैंने पश्चिमियों का वो विज्ञान देखा, तब मैंने देखना शुरू किया कि आई वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। जब मैंने देखा एक का चार्ट दूसरे के चार्ट पर सुपर इम्पोज किया और मैंने देखा बाप रे बाप कितने कंजंक्शंस आ रहे हैं, तब मैं उठ खड़ा हुआ, अरे जाने दीजिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब, ये लड़की पहले ही डिसाइड कर चुकी है इसी लड़के से करेंगे। वो आप संबंध को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, आप तोड़ नहीं पाएंगे, अंततः हार जाएंगे। तब वो कहते हैं कि हाँ भाई साहब कि ये कर दीजिए। तो विवाह एक तो स्टेटस सिंबल बन गया है, विवाह पोजीशन देख के हो रहा है। इन सबका विवाह से लेना देना नहीं था, विवाह तो प्रेम का एक संबंध था। लेकिन आज प्रेम छोड़ करके बाकी सब है, और ज्योतिषी से मिलाने के बजाय मैं कहूंगा कि उनको मौका दें। यदि उनके हृदय स्पंदित होते हैं तो उनका हृदय, उनका अस्तित्व खुद बताएगा कि इस व्यक्ति के साथ हम गुजार सकते हैं। पहले बाल विवाह था, बाल विवाह के कारण हुए कि भाई यहाँ पर मुगल आए, हूण आए, आप दिन में विवाह कर रहे हो। हमारे यहाँ दिन में विवाह करने की व्यवस्था थी सर। आज भी जो पश्चिम है भारत और जो दक्षिण भारत है सर, या ये लोग संधि काल में विवाह करते हैं, शाम को प्रदोष काल में या प्रातः काल। आप देखोगे प्रातः काल बिल्कुल संधि काल, ना दिन हुआ ना रात हुआ, वो मुहूर्त निकालते हैं। कितना नेचुरल मुहूर्त है। आप देखोगे कि यहाँ संधि तो होने जा रही है, एक स्त्री एक पुरुष का मिलन होने जा रहा है। अस्तित्व ने चुन लिया था। होना क्या शुरू हुआ कि जब इन्वेडर्स आए, बाहरी आक्रमणकर्ता आए, आप दिन में विवाह कर रहे हो,
उनको पता है कि यहाँ स्त्री और लड़के और लड़की को स्थापित करने के लिए खूब सारा धन दिया जाएगा ताकि ये भी सुविधाजनक ढंग से अपना वैवाहिक जीवन निर्वाहन कर सके। तो वो लोग आके आक्रमण करते थे, धन लूट ले जाते थे। तब विवाह रात में होना, अंधेरे में चुपचाप कर लो, कोई जाने ना। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आज तो होड़ नहीं है, लेकिन तब भी हम रात में विवाह कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया और बैंड बाजा, नाचने गाने से कोई परहेज नहीं है। विवाह तो एक प्रेम संबंध है और प्रेम एक उत्साह पैदा करता है। आप सब नाचिए गाइए, लेकिन कम से कम समय बदल दीजिए। और शिक्षा प्रणाली में उन चीजों की जरूरत है कि हमें मैकेनिक्स ही ना पढ़ाई जाए, हमें शारीरिक तल पे मेडिकल साइंस ही ना पढ़ाई जाए। इसके साथ हमें वो जरूर जोड़ा जाए जो ध्यान है, जो हमारा हिंदू वैदिक दर्शन है, जो उस काल का ज्ञान है जिस काल में हमारे यहाँ तलाक या पार्टनर को छोड़ देने की कोई बात ही नहीं करता था। जरूर कोई ना कोई ज्ञान दिया जाता रहा होगा, तभी तो दोनों साथ साथ जीते थे। उस ज्ञान को आज के परिवेश में परिभाषित करके और फिर हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जोड़ा जाए। बहुत खैर मोदी जी तो बड़ा शिक्षा में क्रांति के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, नई प्रणालियां आने वाली हैं। ये जो मेलापक करा करके विवाह किया जा रहा है सर, बिल्कुल आप ये ऑब्सोलीट है। उनके चाहे 32 गुण मिल जाएं, आप मिलवाइए ही ना, ही ज्यादा अच्छा है। अगर लड़के को लड़की पसंद आ रही है, लड़की को लड़का पसंद आ रहा है और मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आपने सब एसेस कर लिया है, तो आराम से विवाह कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। पंडित कोई मिल भी जाए तो उसके मुंह में लड्डू डाल दीजिएगा ताकि शब्द कोई न दे, उससे आशीर्वाद लेकर के और विवाह कर दीजिए। क्या होगा अगर आप पंडित से जाके बात कर लेंगे, वो कोई ना कोई आपके कॉन्शस में कील ठोक देगा, क्योंकि आम जन जो परेशानी होती है उसके एक्सपर्ट के पास विजिट करता है। आप अस्वस्थ हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, आप पर कोई केस है तो वकील के पास जाओगे, लेकिन कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। खामखा वो आपके कॉन्शस में एक कील ठोक देगा कि नाड़ी दोष लग रहा है। अब लीजिए, शादी कर ली। अपने देश में शादी करना बड़ा आसान है। दो ही माँ बाप बैठे, दोनों माता पिता, तय कर लिया, गेस्ट हाउस बुक कर लिया, डम डम डुम डुम सब हुआ और हमने विवाह को शेप दे दिया। लेकिन सर, तलाक लेने में आपका अस्तित्व तो खिसक जाएगा। जिस तरह का जुडिशरी है, जिस तरह का आप देख रहे हो, आप फंस जाओगे और फिर आपको लगेगा कि जीवन में विवाह नहीं करना चाहिए बस। तो तलाक की प्रक्रिया कानूनी तौर पर जो है वो इतनी कठोर, दुनिया में सर सबसे सरल प्रक्रिया रूस में है तलाक की। अगर यहां भी तलाक की सुविधा मिल जाए, वो ज्ञान ऐड कर लिया जाए, तो आप निश्चित जानिए हमारा जो अध्यात्म है, जो अंतस ज्ञान है, कर्मकांड नहीं, जो अंतस ज्ञान है, इसको प्रारंभिक कक्षा से शुरू किया जाए। जैसे बचपन से ही हमको योग और प्राणायाम सिखाया जाए, तो स्वास्थ्य कैसे हम पाएंगे? हमें ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ती भी नहीं थी। हमारे यहाँ समाज में इतने डेंटिस्ट आज से 25 साल पहले नहीं हुआ करते थे, जो आज पान की दुकान की तरह अगल बगल दूसरे डेंटिस्ट, क्योंकि हम नीम की दतून किए, कुल्ला करियाए, बबूल की दतून किए, कुल्ला करियाए और हम बड़े स्वस्थ। आज देखिए सर क्या हालत, हम कहीं न कहीं गलत ज्ञान में ढकेले गए हैं, उड़ेले गए हैं, फंसाए गए हैं। वो कहते नहीं कि जो ओके साबुन से नहाए कमल सा खिल जाए। सर, कितने ओके साबुन, किसी को आपने कमल सा खिला देखा सर? इट इज प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी सर। ओके साबुन जिसने बनाया वो तो अमेरिका में घूम रहा है, यहाँ नहा नहा करके बीमार पड़े हुए हैं सर। चलते चलते हम पूछना चाहेंगे अश्विनी जी आपसे कि क्या आप हमारे दर्शकों को कोई विशेष सूचना देना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे कि ताकि वो जो समाज में सोशल मीडिया पे जो ज्योतिषाचार दिखाई पड़ रहा है, और अच्छे ज्योतिषाचार को लाइव यूपी न्यूज का बारंबार प्रणाम, लेकिन कुछ ऐसे भी ज्योतिषाचार है जो कुल मिलाकर के वो चीजें दे रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड नहीं है, हमारे सनातन धर्म में उसे अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे
ज्योतिष के नाम पर जो लोग ठगी कर रहे हैं उनसे बचने का कोई उपाय दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? जहां सर आपको लगे कि ज्योतिष में अर्थ, मैं फीस की बात नहीं कर रहा हूं, ज्योतिष की अपनी फीस हो, आप उसको उसकी पूरी दक्षिणा दीजिए। जहां आपको लगे कि रेमेडियल पार्ट है, ज्योतिष में जो रेमेडियल पार्ट है, बस यहीं से फ्रॉड शुरू होता है कि अगर किस्मत बदलने के उपाय इस स्वार्थी दुनिया में किसी के पास भी उपलब्ध होते तो सबसे पहले वो अपनी बदलता। सर, कामधेनु गाय आपको मिलेगी तो, और कामधेनु गाय कहां मिलेगी इसका पता भी आप जानते हो, तो क्या आप लोगों को बताते फिरोगे कि जाओ कामधेनु गाय वहां से ले आओ, आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो जाएगी? बिल्कुल नहीं बताएंगे। सर, हम यहां पे फंसते हैं। सर, जितना रेमेडियल पार्ट है ज्योतिष का, यहां से फ्रॉड शुरू होता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बाह्य तल पर परिस्थितियों को बदलने के उपाय है ही नहीं, मनस्थिति को बदलने के उपाय हैं, और मनस्थिति को बदलने के उपाय अध्यात्म में आते हैं। हमारे यहाँ अध्यात्म का जो दर्शन उपलब्ध है, 100 से ज्यादा उपनिषद उपलब्ध हैं, अपनी भगवत गीता, अष्टावक्र संहिता, विज्ञान भैरव तंत्र, सर इतना लिटरेचर बिना किसी पर्टिकुलर साइन के कि किसी ऋषि ने, भरद्वाज ऋषि ने साइन किया है कि ये धर्म मैंने बनाया, कुछ नहीं, इतना ज्ञान उपलब्ध है। सर, अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाया जाए तो ग्रेजुएट होते होते हम पौवा भर से शुरू करेंगे और झौवा भर तक लेके चले आएंगे। कितना हम रिच होके निकलेंगे, अपने आप बन जाती आउटर रिचनेस। हमारे यहाँ महाकुंभ का भी उद्देश्य यही था। हमारे यहाँ तब सोशल मीडिया नहीं था, तो सर अभी तक भीड़ इकट्ठा होती थी आम समाज का नुकसान करने के लिए। सिकंदर ने लाखों इकट्ठा किए, इनको मारो, उनको जीतो, इनको निपटाओ। अकबर ने इकट्ठा किए, लूटपाट के लिए ही भीड़ इकट्ठा होती थी। लेकिन अपने देश में तो भीड़ सर इकट्ठा की जाती थी ज्ञान को बांटने के लिए, शांति को पाने के लिए। नदी के किनारे इकट्ठा हैं। खिचड़ी सबसे सरलतम ढंग से बन जाने वाला अपने आप भोज्य पदार्थ था कि नदी किनारे भी बैठे हो तो दाल चावल मिला दो जरा सा डाल के, झट से बन गई भोजन। और फिर वहां जो ऋषि मुनि महाकुंभ में, मकर संक्रांति में, इन सब में एक सामूहिक रूप से समाज में शुभता लाने का प्रयास था। सर, सब खो गया है। हमारे यहाँ समाज में भय व्याप्त किया जा रहा है ज्योतिषियों के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा, बदमाश और गुंडों के द्वारा। सर, यही तो चल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि रेमेडी के पार्ट से जरा सावधान हो जाए। तो ये थे हमारे साथ अश्वनी शुक्ला जी। अश्वनी शुक्ला यूं तो बैंक में बड़े अधिकारी रहे, आपने बड़े काम किए, साथ ही आपने ज्योतिष में नए नए तरह के अनुभव, प्रयोग और जैसे कहते हैं रिसर्च करना, तो आपने बौद्धिस्टों के भी ज्योतिष को पढ़ा है कि बुद्ध जो बौद्धिज्म है वो कैसे ज्योतिष को फॉलो करता है, क्रिश्चियनिटी में कैसे फॉलो होता है, पश्चिम की दुनिया क्या कहती है, उत्तर के ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं, दक्षिण के ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं। और एक अच्छे शोध के बाद अब अश्वनी शुक्ला जी कुंडलियों की विवेचना करते हैं, एक नए तरीके से ये पूरी कुंडली पर विश्लेषण करते हैं। और इनकी कुंडली का विश्लेषण लगभग ये मान के चलिए कि 95 से 97% सही उतरता है। बहुत कम कुंडली देखते भी हैं, और स्पेशल तरह से आपको बता दें तो ये इनका व्यवसाय नहीं है लेकिन इनके रुचि का विषय है। और इसलिए अश्वनी जी से हम और भी कई मुद्दों पर मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अश्वनी जी हमारे साथ जुड़े और इसी तरह हम आगे किसी और हस्ती के साथ बातचीत करेंगे। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। कमेंट बॉक्स में जाकर के अश्वनी जी के विचारों पे अपने विचार को भी जोड़ने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच।